हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि से एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं और आज आपकी तीसरी क्लास है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के अंदर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले हमने यहाँ पर कवर किया था नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस मैगजीन का इंडेक्स दिया गया है। सबसे पहला आपका नेशनल करंट अफेयर था। नेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 क्लास आई हैं, इन्हें आपको ज़रूर देख लेना है। दोस्तों, इस मैगजीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है और कोशिश करना है एग्जाम से पहले आप 1 से 2 बार इसका रिवीजन भी कर ले। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है। एक क्लास आपकी टू द पॉइंट करंट अफेयर पर भी आई है, जहां पर हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक सभी करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दूसरे नंबर पर आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ पर भारत के साथ अन्य देशों और विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध दिए गए थे। तो यहाँ पर हमने भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को डिस्कस किया था। दूसरा देखिए, ये पार्ट ए था आपका। पार्ट बी था आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। यहाँ पर आपके इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इंडेक्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट हैं, वो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे से कवर की गई है, तो आपको इसे ज़रूर देखना है। पार्ट बी पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है और आज दूसरी क्लास में हम पार्ट बी को आपका कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्लास पार्ट सी को कवर करेगा। पार्ट सी में आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो इस क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस मैगजीन को कंप्लीट किया जाए और आपके एग्ज़ाम से पहले इस मैगज़ीन को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जनवरी के अंदर ही इस मैगज़ीन को कंप्लीट कर दिया जाए। अगर जनवरी के अंदर नहीं भी हो पाती है तो 2 से 3 दिन में फरवरी में ये आपका पूरा मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले हम इस मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे। बस आपको डेली रेगुलर क्लासेस को देखना है और इन्हें याद करते हुए चलना है। जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसकी आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिसे आप जल्दी से रिवाइज कर पाएँ एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको बताया कि इस पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था नोबेल पुरस्कार 2023 को। यहाँ पर हमने अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देखे थे, किसको मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हमने देखा था, ये आपका क्लोडिया गोल्डिन को यहाँ पर मिला था। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हमने देखा था। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ये किसे मिला था, तो ये ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला था। इसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला है, तो ये आपके नॉर्वेजियन लेखक थे जॉन ओलाव फांसे। इन्हें इस बार का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया था। इसके अलावा हमने देखा था रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये आपका देखिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है और आपके ये मोंगी जी बाविंडी, लुइस ई ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी आई एक्कीमोव। तो इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। इसे हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, इसीलिए आपको लास्ट क्लास को ज़रूर देखना है। ये एक बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया था। एक थे आपके पियरे एगोस्टनी, दूसरे थे फेरेंक क्राउन्स, तीसरे थे एनी एल हुइलियर। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया था। तो इसे हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये पुरस्कार आपका 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक हैं कैटालिन कारिको और दूसरे हैं ड्रू विसमैन। तो ये थे आपके नोबेल
नोबेल प्राइज़, ठीक है। इन्हें आपको काफ़ी अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। चलिए इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए, वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की फुल फॉर्म क्या होती है? वीपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इस वाले इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सूचकांक को आपका वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। वीपो द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन दी पॉल टूलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कारपोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा दी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एवं ब्राज़ीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री की सहयोगी भूमिका रही है। बात करते हैं इस इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्मरणीय तथ्यों की जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। देखिए, 27 सितंबर 2023 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। इस संस्करण का शीर्षक है अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये इसका शीर्षक रहा है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात इसे विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। इसे आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में टॉप 5 इकोनॉमी कौन सी हैं? तो सबसे नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर यूके है और 5वें नंबर पर सिंगापुर है। इन्हें आपको याद रखना है, इन पांचों को, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में अंतिम 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं आपकी, देखिए 132वीं रैंक पर है अंगोला, नाइजर, बुरुंडी, माली और गिनी। ये अंतिम 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई मध्यम एवं निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं अपने आर्थिक विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार के संदर्भ में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को इनोवेशन ओवर परफॉर्मर्स की संज्ञा दी गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कुल 21 अर्थव्यवस्थाओं को GII इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत, मालडोवा गणराज्य तथा वियतनाम तीनों को लगातार 13वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत को भी इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर ही था। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के 7 क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग निम्नवत है। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप भी देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र और रैंक यहाँ पर दी गई है। इंस्टीट्यूशंस, संस्थान, मानव पूंजी एवं अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार विशेषज्ञता। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के 7 क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन 7 क्षेत्रों में भारत की रैंक की,
ठीक है। तो अगर बात करें इंस्टीट्यूशन के मामले में भारत की रैंक क्या है, तो 56 है। मानव पूंजी एवं अनुसंधान के मामले में 48 है। बुनियादी ढांचे के मामले में 84 है। बाजार विशेषज्ञता के मामले में 20 है। इसके अलावा व्यावसायिक विशेषज्ञता के मामले में 57 है। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत 22, रचनात्मक निर्गत 49। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत वर्ष 2023 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई है। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में भारत के 4 शहर जैसे बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई शामिल हैं। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2024 की रैंकिंग एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 3.0 प्रविधि पर आधारित है। इस प्रविधि के अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में विभक्त 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। ये 5 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है शिक्षण टीचिंग, दूसरा है अनुसंधान परिवेश रिसर्च एनवायरनमेंट, तीसरा है अनुसंधान गुणवत्ता रिसर्च क्वालिटी, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इंटरनेशनल आउटलुक और पांचवा है उद्योग इंडस्ट्री। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ जरूरी तथ्यों की जिन्हें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। देखिए 27 सितंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में विश्व के 108 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 1904 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 169 संस्थानों को शामिल किया गया है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज हुआ है। बात करते हैं इस रैंकिंग में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की। तो सबसे पहले नंबर पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का, दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है और तीसरे नंबर पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। अतः रैंकिंग के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है। इसे रैंक समूह 201 से 250 में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं 201 से 250 के बीच में इनकी रैंकिंग रही है। पहले नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु ये भी इसमें शामिल रहा है। इसके अलावा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली भी शामिल रहा है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल भी शामिल रहा है और इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश स्थित 2 संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस रैंकिंग समूह में 601 से 800 में शामिल रहे हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपके सामने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। चलिए देखते हैं ये क्या है और इसे समझते हैं। देखिए वैश्विक दक्षिण शब्द की शुरुआत उन देशों को संदर्भित करने से हुई जो औद्योगिकरण के युग से बाहर रह गए थे। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेस्बी द्वारा किया गया था। ग्लोबल साउथ में मुख्यतः अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया,
एशिया, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर और ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर के क्षेत्र शामिल हैं। वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र हैं जो ज़्यादातर उत्तर अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं। तो आपने इन वर्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, इंटरनोलॉजी, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं कुछ ज़रूरी तथ्यों की। देखिए, 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ देशों हेतु एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की गई है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित प्रमुख लोगों ने भाग लिया। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों में क्षमता निर्माण और विकास को बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र। इसे आपको अच्छे से देखना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में महासभा का एक प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र के सभी पूर्ण सदस्यों की भागीदारी वाले वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में किया जाता है। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं तथा सभा को संबोधित करते हैं। देखिए, 5 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का प्रारंभ किया गया। 18 से 19 सितंबर 2023 को एसडीजी शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, जबकि 20 सितंबर 2023 को क्लाइमेट एम्बिशन समिट आयोजित हुई। 18 से 26 सितंबर 2023 के मध्य यूएनजीए के 78वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का मुख्य विषय यानी कि थीम थी विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाना। ज्ञातव्य है कि 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हेतु निर्वाचित हुए थे। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 22 से 30 सितंबर 2023 के मध्य अमेरिका यात्रा पर रहे। इस दौरान 22 से 26 सितंबर 2023 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता कसाबा कोरोसी हंगरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल कौन बने हैं, इन्हें आपको अच्छे से जानना है। देखिए, पृथ्वी पर स्थित ऐसे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं, विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या से विभूषित किए जाते हैं। ऐसे स्थलों को भावी पीढ़ियों हेतु संरक्षित करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का लक्ष्य विश्व भर में स्थित सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों की पहचान, सुरक्षा, संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंटरनेशनल कन्वेंशन द्वारा लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। विश्व धरोहर अभिसमय वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के नाम से जाना जाता है। इस अभिसमय को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत एडॉप्टेड किया गया था। यह अभिसमय प्रथम 20 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन रेटिफिकेशन किए जाने के पश्चात वर्ष 1975 में लागू हुआ था। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकार देशों की कुल संख्या 195 है। भारत भी विश्व धरोहर अभिसमय का एक पक्षकार रहा है। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए,
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इस बैठक के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन 42 स्थलों में 33 सांस्कृतिक स्थल और 9 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1199 हो गई है। इन 1199 स्थलों में 933 सांस्कृतिक स्थल, 227 प्राकृतिक स्थल और 39 मिश्रित स्थल हैं। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है और ये 2 नए भारतीय विश्व धरोहर स्थल हैं। देखिए, एक पश्चिम बंगाल का है शांति निकेतन और दूसरा है कर्नाटक का होयसल के पवित्र मंदिर समूह। तो इन दोनों को ही विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। इन्हें आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। देखिए, शांति निकेतन को भारत का 41वां तथा होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत के कुल 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 स्थल सांस्कृतिक, 7 स्थल प्राकृतिक, 1 स्थल मिश्रित श्रेणी में शामिल है। वर्तमान में भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या की दृष्टि से विश्व में 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टि से इटली 59 विश्व धरोहर स्थल यानी कि प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर इटली प्रथम स्थान पर है। चलिए थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में एक ग्रामीण स्थान पर स्थित है और एक विश्व प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक एवं साहित्य में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों एवं दर्शन से जुड़ा हुआ है। इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1951 में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित कर दिया गया है। बात करते हैं होयसाल के पवित्र मंदिर समूह की। देखिए, होयसाल के पवित्र मंदिर समूह एक क्रमित संपत्ति है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के निम्न 3 मंदिर शामिल होते हैं। तो होयसाल के पवित्र मंदिर समूह ये कर्नाटक में है और इसमें 3 मंदिर शामिल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 मंदिर हैं। एक है आपका चेन्नाकेशव मंदिर, दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर और तीसरा है केशव मंदिर। तो इन 3 मंदिरों को ही इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, 12वीं से 13वीं शताब्दी में निर्मित होयसाल के पवित्र मंदिर समूह होयसल राजवंश के शिल्पकारों एवं वास्तुकारों की रचनात्मकता एवं कौशल को प्रमाणित करते हैं। चेन्नाकेशव भगवान विष्णु के एक रूप है और यह मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। केशव मंदिर एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत विश्व धरोहर स्थल कुल 42। तो भारत में अभी विश्व धरोहर स्थलों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 42। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नज़र में ये भारत के सांस्कृतिक स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं ये आगरा का किला है जो कि 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं भी इसमें शामिल हैं, एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश का ताजमहल भी इसमें शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु का महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ओडिशा का सूर्य मंदिर कोणार्क भी इसमें शामिल है। ये डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं किसे कब शामिल किया गया है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। गोवा में गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश से फतेहपुर सीकरी भी इसमें शामिल है। कर्नाटक का हम्पी में स्मारकों का समूह भी विश्व धरोहर में शामिल है। मध्य प्रदेश का खजुराहो स्मारक, महाराष्ट्र का एलिफेंटा गुफाएं, तमिलनाडु का महान जीवित चोल मंदिर, कर्नाटक का पद्दतलक में स्मारकों का समूह। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सांची में बौद्ध स्मारक और दिल्ली का हुमायूं का मकबरा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर आप बाकी भी देख सकते हैं। देखिए, दिल्ली का कुतुब मीनार और उसके स्मारक भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग, नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश के भारत की पर्वतीय रेलवे भी इसमें शामिल है। बिहार में
बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की रॉक शेल्टर, गुजरात में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क भी इसमें शामिल है। तो इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये सब इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी की संख्या आपको दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 42 हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 31। गुजरात के धोलावीरा, धोलावीरा क्या था? धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर था, तो इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो 2023 में इन दोनों को शामिल किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्राकृतिक स्थल। प्राकृतिक स्थल में असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। असम का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड में नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी इसमें शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट भी इसमें शामिल है और पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र भी इसमें शामिल है। बात करें अगर मिश्रित स्थल की, तो मिश्रित स्थल में सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। तो इन सभी को थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण। चलिए समझते हैं I2U2 क्या है और ये न्यूज़ क्या है। देखिए I2U2 समूह में 4 देश शामिल हैं। यहाँ I2 से अभिप्राय भारत यानी कि इंडिया और इजराइल से है। ठीक है, I2 I यानी कि 2 बार है और एक I का मतलब है इंडिया और दूसरे I का मतलब है इजराइल। ठीक है, वहीं U2 से अभिप्राय है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और दूसरा U है UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो I2U2 में आपके 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। विदित हो कि उस समय इस समूह को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा गया था। व्यापक रूप से I2U2 का उद्देश्य 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है, जो निम्नलिखित हैं: जल, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। देखिए 22 सितंबर 2023 को I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। I2U2 समूह के देशों द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई है। I2U2 समूह का संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्षमताओं, संसाधनों और विजन के एक उल्लेखनीय अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस परियोजना के तहत भागीदार देशों के पास मौजूद अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। I2U2 देशों के मध्य यह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप है। ज्ञातव्य है कि I2U2 समूह में शामिल चारों देश आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षर करता है। ज्ञातव्य है कि 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासन अध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया था। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत कनाडा विवाद। तो भारत कनाडा विवाद काफी चर्चा में रहा था, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है कि ये क्या है। देखिए 8 जून 2023 को ओंटारियो कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या की झांकी पर आधारित थी। यह झांकी कनाडा के सिख अलगाववादी समूहों द्वारा अपनी वार्षिक परेड के तहत निकाली गई थी, जिसके माध्यम से वर्ष 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा कनाडा में इस प्रकार की घटना पर आपत्ति जताते हुए इसे भारत कनाडा संबंधों के लिए अनुकूल नहीं बताया गया। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, भारतीय मूल का कनाडाई सिख, जिसे भारत द्वारा आतंकी घोषित किया गया था। तो आप देख सकते हैं 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की एक गुरुद्वारे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से ये विवाद ज़्यादा उत्पन्न हुआ था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं
18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने के दौरान सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया। ध्यातव्य है कि फाइव आइज द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का दावा किया गया है। कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग से एक वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया गया है। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या संबंधी मामले में अपनी किसी भी प्रकार की संलग्नता से इनकार किया है तथा प्रतिक्रिया स्वरूप कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत से निष्कासित कर दिया है। साथ ही भारत ने कनाडा पर भारत में खालिस्तानी अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई आतंकियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया है। हाल ही में कनाडा द्वारा भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर वार्ता स्थगित कर दी गई है। बात करते हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस की। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस क्या है, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, फाइव आइज एक बहुपक्षीय खुफिया गठबंधन इंटेलिजेंस अलायंस है। इस संगठन के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके तथा अमेरिका शामिल हैं। ये राष्ट्र अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं व खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या है। देखिए, OIML की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो OIML एक अंतर सरकारी संधि संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी। OIML का मुख्य कार्य विधिक माप विज्ञान कानून में प्रयोग के लिए वैश्विक मानकों का निर्माण करना है। OIML का मिशन देशों को ऐसे प्रभावी विधिक माप विज्ञान अवसंरचना को स्थापित करने में सक्षम बनाना है जो परस्पर संगत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में OIML के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 64 है। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों की। 14 सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत विश्व भर में बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाट या मापन उपकरणों को बेचने के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाण पत्र अब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है। भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों के उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जो OIML अनुमोदन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 1956 में OIML का सदस्य राष्ट्र बना था। ठीक है, बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। नेक्स्ट है आपके सामने विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। देखिए, प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की। सितंबर 2023 में IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 10वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में विश्व की कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में यहाँ पर आप टॉप 3 कंट्री देख सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर लग्जमबर्ग है और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है। ठीक है,
देखिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में सम्मिलित 64 देशों की सूची में भारत ने 56वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 की इस रैंकिंग में भारत 52वें स्थान पर था। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत 12वें स्थान पर है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट का संपादकीय मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए, USNWR द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। गतिशीलता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जैसे 73 गुणों के आधार पर यह कंपनी विभिन्न देशों का मूल्यांकन करती है। सितंबर 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने विश्व के श्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि इस सूची में भारत 30वें स्थान पर स्थित है, जो कि वर्ष 2022 में 31वें स्थान पर था। ध्यातव्य है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2022 में भी इस सूची में प्रथम स्थान पर था। इस रिपोर्ट की सूची में कनाडा दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके अलावा अमेरिका इस सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2022 में यह चौथे स्थान पर था। ध्यातव्य है कि इस सूची में ईरान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस विश्व रिपोर्ट में 87 देशों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024। चलिए इसे समझते हैं। 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं से संबंधित आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद क्रम से चीन, जर्मनी तथा जापान का स्थान है। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है। वर्ष 2024 में विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्री। सबसे पहले नंबर पर यूएसए है जीडीपी के मामले में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान है और 5वें नंबर पर भारत है। इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। छठे नंबर पर यूके है, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पर इटली, 9वें नंबर पर ब्राज़ील और 10वें नंबर पर कनाडा है। जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर रूस का 11वां स्थान है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 1860 बिलियन यूएस डॉलर है। दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की है, जबकि जर्मनी तथा यूके जैसी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित। आपको याद रखना है हिंदू विरासत माह किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो जॉर्जिया के द्वारा। चलिए इसे समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए, हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों में लगभग 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की, तो अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया, तो ये जॉर्जिया क्या है, जॉर्जिया एक अमेरिकी राज्य है, ठीक है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है, ठीक है। कौन से माह को, अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा जॉर्जिया राज्य में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु इस पहल की घोषणा की गई है। अक्टूबर माह में महात्मा गांधी का जन्म तथा प्रमुख हिंदू त्यौहार जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि के कारण इसी माह का चुनाव हिंदू विरासत माह के रूप में किया गया है। जॉर्जिया उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को मान्यता प्रदान की है। इन राज्यों में टेक्सास, ओहियो, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा,
मिनेसोटा, वर्जीनिया आदि प्रमुख हैं। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिससे वह ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य बन गया था। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। चलिए इसे समझते हैं। इंडेक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना होता है। ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं और इनमें भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन सी कंट्री है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको फोकस करना है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच यानी कि थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों की। देखिए, 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक के 17वें संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों, क्षेत्रों, वैश्विक जनसंख्या का 99.7% को शामिल किया गया है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.42% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। बात करते हैं सर्वाधिक अशांत 3 देश कौन से हैं, तो सर्वाधिक अशांत 3 देश हैं अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। इसके अलावा बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की। 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें टॉप 3 कंट्री हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। इसके अलावा अंतिम 3 देश हैं यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया। इसमें भारत विश्व के 120 देशों में 67वें स्थान पर है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2023। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य। देखिए, 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है। रिपोर्ट का शीर्षक है इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस। रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। SDG सूचकांक 2023 के अंतर्गत कुल 166 देशों को कवर किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SDG सूचकांक 2023 में टॉप 3 कंट्री कौन सी है। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। इसके अलावा अंतिम 3 देश हैं दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चैड। भारत को 166 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का समग्र स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा एसडीजी सूचकांक 2023 में ब्रिक्स देशों की स्थिति भी देख सकते हैं। ब्राज़ील यहाँ पर 50वीं रैंक आई है, रूस की 49, भारत 112वें स्थान पर है, चीन 63वें स्थान पर है और दक्षिण अफ्रीका 110वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपके सामने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। चलिए इसे समझते हैं। देखिए 27 जून 2023 को क्यूएस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 20वां संस्करण है। इस संस्करण क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1498 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर है। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष संस्थान है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं। टॉप 5 कंट्री यहाँ पर है 149 रैंक पर है आईआईटी बॉम्बे, 197 रैंक पर है आईआईटी दिल्ली। यहाँ 2024 के अकॉर्डिंग रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 225वीं रैंक पर है, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023। देखिए 22 जून 2023 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 जारी की गई है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स का यह 11वां संस्करण है। इस रैंकिंग को तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की। वर्ष 2023 में एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों या देशों के 669 शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं। चीन 95 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ दूसरे, भारत 75 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में शामिल 3 शीर्ष विश्वविद्यालय यहाँ पर आप देख सकते हैं। रैंक 1 है चीन का यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, और दूसरे नंबर पर भी चीन की यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंकिंग 2023 में शामिल शीर्ष 3 भारतीय शिक्षण संस्थान निम्नलिखित हैं। तो 48 रैंक पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 68 रैंक पर है उच्च JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक। इसके अलावा 77 पर हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। देखिए जून 2023 में मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इस रैंकिंग में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से की जाती है। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में रहने हेतु सबसे महंगा शहर है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष शीर्ष 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं। इसके विपरीत विश्व के 2 सबसे सस्ते सबसे कम महंगे शहर भी एशिया में स्थित हैं और ये 2 शहर पाकिस्तान स्थित कराची एवं इस्लामाबाद हैं। इस सूचकांक में भारत के 7 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय शहरों का स्थान। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई 147 रैंक पर है। नई दिल्ली 169 रैंक पर है। इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। देखिए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023। देखिए 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर एवं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड रहने के लिए देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर एवं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, जबकि दमिश्क सीरिया को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है।
इसके अलावा विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर चेन्नई और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस सूची में कुल 173 शहरों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवलेबिलिटी सूचकांक 2023। चलिए इसे समझते हैं। देखिए जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ग्लोबल लिवलेबिलिटी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 शहरों को शामिल किया गया है। बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की जिन्हें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। देखिए वियना ऑस्ट्रिया को सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर टॉप पर कौन सा कंट्री है? वियना ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना, तो वियना यहाँ पर टॉप पर है। कोपेनहेगन डेनमार्क तथा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को क्रम से दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में 5 भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है और सूचकांक में शामिल भारतीय शहर है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलुरु। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की। 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 17वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट 4 आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। यहाँ पर 4 आयाम दिए गए हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 आयामों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.4% है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष 9 देशों जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया, लिथुआनिया ने न्यूनतम 80% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में टॉप 3 कंट्री, ये टॉप 3 कंट्री हैं आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं अफगानिस्तान, चाड और अल्जीरिया। इसके अलावा भारत ने अब तक अपने 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2023 में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में 146 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर था। नेक्स्ट है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2024। चलिए इसे देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक इस रैंकिंग के 34 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। देखिए 20 जून 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के 35वें संस्करण को जारी किया गया। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है। इस वर्ष रैंकिंग में 336 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टॉप 3 कंट्री हैं। देखिए टॉप 3 कंट्री है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। अंतिम 3 देश हैं वेनेजुएला, अर्जेंटीना और मंगोलिया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2023 में भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 64.63 स्कोर के साथ 40वां स्थान हासिल किया है। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंक 12वीं है, जबकि पिछले वर्ष यह 11वें स्थान पर था। नेक्स्ट है सीरिया।
सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए अरब लीग जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरितानिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। बात करते हैं कुछ ज़रूरी तथ्यों की। देखिए मई 2023 को अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल कर लिया है। गौरतलब है कि सीरिया को इस संगठन में लगभग 12 वर्ष के बाद शामिल किया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। सीरिया संकट के समाधान में मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक और अरब लीग के महासचिव शामिल होंगे। बात करते हैं 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन की। 19 मई 2023 को जेद्दा, सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा जेद्दा घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। वर्ष 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद वर्ष 2023 में पहली बार सीरिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भू सीमा साझा करता है। स्पष्ट है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के इंस्ट्रक्शंस पर स्थित एकमात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का एक मूल तत्व है। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की, तो 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के 3 पोत INS शिवालिक, INS कामोर्ता, INS सावित्री पहले दस्ते में शामिल थे। इन पोतों के माध्यम से 40 टन से अधिक की राहत सामग्री को म्यांमार भेजा गया। 19 मई 2023 को INS घड़ियाल चिकित्सा आपूर्ति में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, आई ड्रॉप्स, जल जनित और महामारी संबंधी बीमारियों हेतु उपयोगी विविध दवाओं आदि के साथ म्यांमार पहुंचा। तो ये था आपका ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। गौरतलब है कि इस सूचकांक को वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बात करते हैं स्मरणीय तथ्यों की, तो 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 21वें संस्करण को जारी किया गया है। वर्ष 2023 के सूचकांक में नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तर कोरिया को 21.72 स्कोर के साथ 180वां यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत ने 36.62 स्कोर के साथ 161वां स्थान प्राप्त किया है। विदित हो कि वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर था। नवीनतम सूचकांक में शामिल 5 नए संकेतकों में भारत की स्थिति निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो 5 नए संकेतक हैं, इनमें भारत की स्थिति राजनीति के मामले में 169, आर्थिक के मामले में 155, इसके अलावा विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा के मामले में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक दासता सूचकांक 2023। देखिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका वैश्विक दासता सूचकांक 2023। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी 1 से 2 वीडियो और आने वाली है जिन्हें आपको देख लेना है। इस मैगजीन की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।